हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके पहले के चैप्टर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं और क्लास 6, 7, 8 के हिस्ट्री बुक के सारे चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना और इससे नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने से पहले आप लोग बुक से चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सामाजिक परिवर्तन। इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति में आमूल्य परिवर्तन आए। चर्च पादरी कुलीन का आर्थिक समाज पर नियंत्रण था। बदलाव की विचारधारा आई। फिर है यूरोप में पक्ष। कौन कौन से पक्ष थे, सबसे पहले देखते हैं। रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स, यह उदारवादी रेडिकल के खिलाफ था। परिवर्तन का विरोध करते थे, परिवर्तन के विचार का विरोध करते थे, अतीत का सम्मान करते थे, यानी ये कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। बदलाव धीमी गति से हो रहा था। फिर उदारवादी लिबरल्स, ये सभी धर्मों को बराबर सम्मान करते थे, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते थे, प्रतिनिधित्व सरकार चाहते थे, यानी प्रतिनिधित्व सरकार का निर्वाचन करना चाहते थे। न्यायपालिका सुरक्षित थी, डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं चाहते थे, वोटिंग राइट केवल संपत्ति रखने वालों को थी। उसके बाद है रेडिकल या अमूल्य परिवर्तनवादी। इसमें बहुमत समर्थन था सरकार का। उसके बाद विशेषाधिकार को हटाना चाहते थे, संपत्ति का केंद्रीकरण का विरोध करते थे। फिर है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक बदलाव आए, जैसे नए औद्योगिक शहर बने, उनका विकास हुआ, प्लस रेलवे का विकास हुआ। श्रम की आवश्यकता बढ़ी औद्योगिक कार्य बढ़ाने के लिए, किंतु इसमें समस्या क्या थी, कामगारों के काम के घंटे 15 घंटों से ज़्यादा थे, इनकी मजदूरी कम थी, बेरोजगारी थी, आवास में स्वच्छता मुश्किल थी। उदारवादी और रेडिकल, इनका क्या कहना था, इन उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व है, जो लाभ को बढ़ावा देंगे तो कल्याण का नहीं सोचेंगे। मजदूर स्वस्थ और शिक्षित सक्षम होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। विशेषाधिकार को खत्म करें। व्यक्तिगत प्रयास उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते करते यह संगठित होने लगे और क्रांति यहीं से शुरू हुई। मैं आपको पूरे नोट्स दिखा देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। फ्रेंड, जो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी वाली हिस्ट्री बुक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री है, और इससे मेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। फिर है यूरोप में समाजवाद का आना। इसमें निजी संपत्ति और स्वामित्व का विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि संपत्ति धारक केवल अपना लाभ देख रहा था, जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते थे उनके बारे में भी वो नहीं सोचते थे। फिर इसका समाधान क्या था, संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण हो और निजी हित की जगह सार्वजनिक हित को बढ़ावा दिया जाए। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल अलग दृष्टि थी। इनके दृष्टिकोण क्या था, कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम। इंग्लैंड में उद्योगपति रॉबर्ट ओवन थे, इन्होंने इनका संगठन की स्थापना की। इंडियाना अमेरिका में इसका नाम क्या था, नया समन्वय। सामूहिक खेती को सरकार बढ़ावा दे, इनका कहना था। इनमें से एक थे मार्क्स, इनका विचार था औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए, सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण हो, इस व्यवस्था को साम्यवादी कहा गया। समाजवाद के लिए समर्थन। यूरोप में 1870 में समाजवादियों ने इंटरनेशनल संस्था बनाई। इंग्लैंड जर्मनी मजदूरों के संगठन बने। ये संगठन अपने आप से कोस रखते थे और वोटिंग राइट की मांग करते थे। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। 1905 ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। ये पार्टियों के नेम आप याद रखिएगा कि कहाँ पर बना और कब बना है। फिर रूस की क्रांति 1917 में। इसमें रूसी साम्राज्य और अर्थव्यवस्था और समाज। रूसी साम्राज्य में 1914 में जार निकोलस द्वितीय शासक बना और इसमें देश शामिल थे फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। अर्थव्यवस्था और समाज, इसमें किसान 85% थे, आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। इनके उद्योग, जो निजी उद्योग के लाभ के लिए किसानों के कार्य को 15 से 16 घंटे रखते थे और वेतन कम देते थे, जिससे असंतोष बढ़ा और क्रांति शुरू हुई। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये औद्योगिक इलाके थे। रूस के रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ और विदेशी निवेश बढ़ा। फिर रूस में समाजवाद। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ। एक विचार दिया मार्क्स ने कि श्रमिक पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकें। फिर 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बनी। इनकी मांग थी कि सामंत की जमीन पर कब्जा कर लें और किसानों के बीच में बांट दें। इससे असहमत थे सामाजिक लोकतंत्रवादी। ये समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। बोल्शेविक खेमा का मुखिया लेनिन और मेंशेविक खेमा पार्टी में सभी को सदस्यता देनी चाहिए, ये कहता था। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे पहला था खेमा फर्स्ट और खेमा सेकंड। खेमा फर्स्ट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। खेमा सेकंड में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली और रोमानिया थे। इनके पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे। यह यूरोप के साथ बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। शुरू से रूसियों का समर्थन जनता के जार का साथ दिया। जर्मनी विरोधी भावना के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रखा। यह जर्मन नाम था, औद्योगिक इलाका था एक, और जो ज़्यादा थी उसकी पत्नी का नाम जरीना अलेक्सांद्रा था। ये जर्मन मूल की और इसके घटिया सलाहकार रासपुतीन नाम का सन्यासी ने राजशाही को अलोकप्रिय बनाया। फिर है उथल पुथल का समय, यानी 1905 की क्रांति। ये क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। रूस निरंकुश राजशाही था। 20वीं सदी की शुरुआत में जार निकोलस राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने निरंकुश राजशाही को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई। 1905 में सोशल डेमोक्रेट समाजवाद क्रांतिकारी बना। उसको लेकर किसान और मजदूरों के बीच में काम किया गया। 1904 में कीमत तेजी से बढ़ी, जिससे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को
पीयूपी लो वायरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, जिसके लिए मजदूरों ने आंदोलन छेड़ दिया। इनकी मांग थी कि काम के घंटे को कम किया जाए, यानी लगभग 8 घंटे किया जाए और वेतन में वृद्धि हो। एक पादरी गैपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस यानी जार का महल तक पहुंचा। पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोला, यानी जो मजदूर लोग गए थे वहाँ पे क्रांति लेकर विंटर पैलेस में, उनके ऊपर पुलिसों ने हमला बोल दिया। 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि मतलब खूनी रविवार किसे कहा जाता है। फिर 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। देश में हड़ताल हो गया, नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करने लगे, विश्वविद्यालय बंद हो गए। वकील, डॉक्टर, मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा की गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। जॉन ने ड्यूमा के गठन पर सहमति दी। पहली ड्यूमा 75 दिन के भीतर बर्खास्त कर दी गई, दूसरी ड्यूमा 3 महीने के अंदर और तीसरे में रूढ़िवादी नेताओं को रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध में सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया से रूसी सेना की पराजय हुई। रूसी सेना ने पीछे हटते हुए फसल व इमारतों को नष्ट कर डाला। इसके रूप में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। बाल्टिक समुद्र के जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। रेलवे लाइन टूटने लगा, रोटी आटे की किल्लत आ गई। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, इसमें नेवा नदी थी। इसके 2 पक्ष थे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष। बाएं पक्ष में फैशनेबल इलाका विंटर पैलेस, सरकारी इमारत, यूमा बैठक थी। दाएं में मजदूर क्वार्टर कारखाने आते थे। फरवरी में दायां बायां तट मिल गया और सैनिक मजदूर ड्यूमा में अपना प्रतिनिधित्व मंडल लेंगे और ड्यूमा प्लस सोवियत यानी अंतरिम सरकार बना ली। एक संविधान होगा जो रूस के फैसले लेगा और सार्वभौमिक अधिकार होगा। फिर फ्रांसीसी क्रांति के बाद अंतरिम सरकार, इसमें सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति सब आते थे। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के नेता लेनिन रूस लौट आए, युद्ध का विरोध किया। उसके बाद अप्रैल थीसिस क्या था, इसमें युद्ध समाप्त हो, जमीन किसानों के हवाले हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। फिर अक्टूबर 1917 की क्रांति, इसमें अंतिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ा। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा के लिए राजी किया। 24 अक्टूबर विद्रोह शुरू हुआ। फिर अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी की। दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण होगा। इसके बाद अक्टूबर के बाद बदलाव। बोल्शेविकों निजी संपत्ति की व्यवस्था के खिलाफ थे। ये जमीनी को सामाजिक संपत्ति घोषित करना चाहते थे। किसानों को सामंती की ज़मीनों पर कब्जे की छूट मिले। सेना सरकारी अफसर की वर्दियाँ बदली जाएँ। 1918 में परिधान प्रतियोगिता हुई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव हुआ। बोल्शेविक पार्टी ये रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम कर दिया गया। मार्च 1918 में बोल्शेविक ने वेस्ट लिटोस्क में जर्मनी से संधि की। फिर फरवरी 1918 तक नई सरकार ने पूरे देश में अपनी सत्ता स्थापित की। इसके बाद रूस गृह युद्ध से ग्रसित हो गया। फिर समाजवादी समाज का निर्माण, इसमें गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविक ने उद्योगों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। किसानों को सामाजिकरण, जमीन पर खेती की छूट मिल गई। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू हुआ। पंचवर्षीय योजना, इसमें पहली 2 योजना में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। एक 1927 से 1932 तक था, दूसरा 1933 से 1938 तक। औद्योगिक विकास के लिए कीमत स्थिर किया गया। महिला बच्चों के लिए व्यवस्था की गई। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। स्टालिनवाद और सामूहिकरण, इनका सामूहिकरण खेतों को जोड़कर बड़ा बनाना था। लेनिन के बाद स्टालिन आए। ये 1929 किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दिया। सामूहिक खेतों के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांटा जाता। किसानों ने सरकार का विरोध किया और जानवरों को ख़त्म करने लगे। सामूहिकरण का विरोध किया, ये सख्त सज़ा देश निकाला, यानी जो लोग सामूहिक खेतीकरण के लिए विरोध करेंगे उनको सख्त सज़ा दी जाएगी, देश निकाला दिया जाएगा। इन्होंने विरोध किया क्योंकि किसानों का कहना था वे समाजवाद के विरोध नहीं है, बस वे सामूहिक खेती में काम नहीं करना चाहते। 1930 से 1933 खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मारे गए। फिर रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। विश्व में साम्यवादी विचारों का प्रसार हुआ। अनेक देशों में साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई। श्रमिकों के प्रति नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। अनेक देशों में श्रमिक संगठनों की स्थापना हुई। आंदोलनों का विकास हुआ। ILO की स्थापना हुई। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक नियोजन की प्रणाली को स्वीकार किया गया। विश्व 2 विचारधाराओं के गुट में विभाजित हो गया, जो शीत युद्ध के प्रभाव का कारण बना। फ्रेंड, चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद के वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी।